Hello students, I welcome you all in my YouTube channel where we are studying the fifth chapter of class 9th mathematics, that is Euclid's geometry. Okay, students, in the series of video lecture today we are going to solve the exercise 5.1. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करें जस्ट हम रिकॉल करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यूक्लिड का डेफिनेशंस देखा था हमने, यूक्लिड्स डेफिनेशन। ओके, हमने क्या देखा था, एक्सियोम्स देखा था, है ना, एंड पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स का स्टडी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ऐसे मैथमेटिकल असम्पशंस होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। इसको हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, स्पेशली मैंने बताया था कि जो एक्सियोम्स होते हैं, ठीक है, वो जनरल नेचर के होते हैं, जनरल मैथमेटिक्स में अप्लाइड होते हैं, वेयर एज जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो ऐसे असम्पशंस होते हैं जो स्पेशली जियोमेट्री से रिलेटेड होते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, एंड एक्सियोम्स क्या होता है, जनरल जनरल मैथमेटिक्स में अप्लाइड होता है। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हमने कवर किया था। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स फॉल्स है, एंड अपने आंसर्स के लिए हमें रीजन भी देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन क्या है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, हमें कोई एक सिंगल पॉइंट दिया है, सपोज करो कोई हमें एक सिंगल पॉइंट दिया है कुछ इस प्रकार से, है ना, और ये क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट। ठीक है, ये सपोज सिंगल पॉइंट है, इससे एक लाइन क्रॉस किया कुछ इस प्रकार से, इस पॉइंट से कोई दूसरा लाइन भी तो पास हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, है ना, इससे कुछ इस प्रकार से तीसरा लाइन भी पास हो सकता है, चौथा लाइन भी पास हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जानते हैं कोई कोई सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन कैन पास। ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस क्या हो सकती है, इससे पास हो सकती है। सो अवर दिस सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या बोल रहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। पहले अपन क्या करते हैं, कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, सपोज करो ये ए है, दूसरा पॉइंट मैं ले लिया यहाँ पे ये बी है, सपोज करो। ठीक है, हमें बताना है कि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इससे कितनी लाइन गुजर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, बट हम देखते हैं कि जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है उससे केवल और केवल एक सिंगल लाइन ही गुजर सकती है। ठीक है, ये अपना एक्सियोम 5.1 कहता है। ठीक है, एक्सियोम 5.1 क्या कहता है, ओनली सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए थे, दो अलग अलग पॉइंट लिया था ए और बी, और हम देखते हैं कि यहाँ से केवल केवल सिंगल लाइन पास हो सकती है। ठीक है, सिंगल लाइन कैन पास। ठीक है, इट मींस ये हमारा जो स्टेटमेंट ये है क्या है, अगेन फॉल्स है। ठीक है, एज पर एक्सियोम 5.1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अ टर्मिनल लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जैसे कि कोई एक लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट ट्रेवल करता है बोथ साइड। ठीक है, जैसे कि लाइन सेगमेंट है तो ये इनफाइनाइट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट का यदि हम कोई पार्ट, इस लाइन का यदि ये लाइन ए भी है, इसका यदि हम कोई पार्ट ले लें यहाँ से, ठीक है, तो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, ओके, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है, उसी को हम टर्मिनेटेड लाइन भी बोलते हैं। तो यदि यहाँ से मैं लाइन सेगमेंट सी डी ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये अपन क्या कंसीडर करते हैं, ये लाइन सेगमेंट क्या है, सी और डी है। ठीक है, अपना स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ टर्मिनल लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
सी डी क्या है, लाइन सेगमेंट है ना, ये क्या है अपना लाइन सेगमेंट है। अब हम आप याद करो पोस्टुलेट्स 2 क्या कहता है, यूक्लिड का पोस्टुलेट्स 2 क्या है, पोस्टुलेट्स 2 क्या कहता है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, ये अपना क्या है पोस्टुलेट 2 है। तो एज पर पोस्टुलेट 2 दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये जो टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट है इसको हम दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अगला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 4, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल्स, ठीक है। हम दो सर्कल बना लेते हैं, सपोज कुछ इस प्रकार से एक सर्कल है ना, इसका रेडियस सपोज करो r1 है, ठीक है। एक मैं दूसरा सर्कल बना लेता हूं, दूसरा सर्कल मैं यहां पे बना लूं कुछ इस प्रकार से, है ना, इसका रेडियस क्या है, r2 है। हमें क्या प्रूफ करना है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल्स, ये दो सर्कल क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, ये इक्वल है। यदि दो सर्कल इक्वल है तो ये आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा सर्कल, दूसरा सर्कल इसको क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, इसी के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आप देखोगे कि जो इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है, सर्कल का रेडियस है r1 एंड r2, r1 और r2 क्या होगा, इक्वल होगा, r1 इज इक्वल टू r2, ठीक है, r1 क्या होगा, r2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में ये अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पे r1 इज इक्वल टू r2, ठीक है, इनके रेडियस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मींस ये फोर्थ स्टेटमेंट अपना क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पे आप देखिए, है ना, ये क्या बोल रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, ए बी क्या है, पी क्यू के बराबर है, ठीक है। एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये तीसरा जो लाइन सेगमेंट है अपना एक्स वाई, इसके बराबर है क्या, पी क्यू। हमें बताना है कि क्या ए बी जो है, मीन्स ये फर्स्ट वाला, ये एक्स वाई के बराबर है, ए बी जो है एक्स वाई के बराबर है, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियोम्स क्या कहता है, एक्सियोम फर्स्ट, एक्सियोम फर्स्ट क्या कहता है, इफ टू थिंग्स, इफ टू डिफरेंट थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, ठीक है, देन बोथ थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई जो है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई जो क्या है, पी क्यू के बराबर है, मीन्स टू डिफरेंट थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग पी क्यू। इट मीन्स हमारा जो ए और बी भी हो क्या होगा, इक्वल होगा एज पर एक्सियोम 1.3, ठीक है। तो हम हमारा जो पांचवा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको, एज पर एक्सियोम 1, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर other terms that need to be defined first, what are they and how might you define them, ठीक है। इन टर्म्स का हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है एंड स्क्वायर क्या होता है, इसका अपन को डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। ओके, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट क्या है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू लाइन are always same then they are parallel to each other, ठीक है। अपन क्या करते हैं, दो लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, जैसे कि एक लाइन बना लिया मैंने, सपोज करो ए और बी, दूसरा लाइन में बना लेता हूं कुछ इस प्रकार से, ये है अपना लाइन सी और डी। हम लाइन ए बी को पैरेलल टू लाइन सी डी कब बोलेंगे, यदि इन दोनों लाइन का जो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। आप कहीं पे भी चेक कर लो, इन दो लाइंस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, इट मींस ये दो लाइन है ए बी और सी डी, ये कभी भी क्या होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक है, ये लिखा ना, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू लाइंस आर ऑलवेज सेम देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इन दोनों लाइन ए बी और सी डी के बीच की, वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी, कांस्टेंट होगी। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि दो हमें लाइन जो दिया गया है ए बी और सी डी, वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, हम जब पैरेलल लाइन को परिभाषित कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर वर्ड आ रहा है, परपेंडिकुलर वर्ड। ठीक है, डिस्टेंस, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने से पहले, ऐसे टर्म्स हैं जो पैरेलल लाइन को डिफाइन करने से पहले हमें इन सबको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही ये जो क्वेश्चन ने पूछा है, आर देयर अदर टर्म्स दैट दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे जिसको हमें पहले डिफाइन करने की आवश्यकता है। ठीक है, बट फिर भी हमें पैरेलल लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है। ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहेंगे, ऐसे दो लाइंस जो है पैरेलल लाइन कहलाएंगे यदि उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलेंगे, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ दे मीट एट 90 एट डिग्री ऑफ 90। ठीक है, मींस यदि हम दो लाइन लें, ठीक है, सपोज करो एक लाइन कुछ इस प्रकार से है ना, एक दूसरी लाइन है वो कुछ इस प्रकार से है, दोनों लाइन आपस में इस प्रकार से मिलती हैं कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, है ना। ये दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। एक और ऐसे एग्जांपल ले लो आप, एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन है कुछ इस प्रकार से, ये आपस में जिस पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पे क्या कर रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इस केस में अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है। समझ में आया परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलेंगे? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लाइन दैट आर बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया। ठीक है, जैसे कि एक हम लाइन सेगमेंट लाइन लेते हैं, कंप्लीट लाइन जैसे कि है, जो कि दोनों साइड इनडेफिनेटली चल रही है। ठीक है, सपोज करो ए और बी ही लेते हैं अपन लाइन। ठीक है, इन दोनों, इन लाइन ए बी से में से मैं यदि यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैं कोई पार्ट ऑफ लाइन पिक कर लूं जिसको मैं नाम दे दूं ये सी और डी। ठीक है, तो ये अपना क्या कहलाएगा, ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, a part of line that are bounded by two end points। ठीक है, ये end points, end point यहाँ पे क्या है, C है और यहाँ पे क्या है, D है। इस end point से ये क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक अनंत जो लाइन होती है, ठीक है, इनफिनाइट लेंथ की जो लाइन होती है उसका क्या होता है, पार्ट होता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ के क्या है अपना, रेडियस ऑफ सर्कल। हमें रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करना है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, जैसे हम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लें कुछ इस प्रकार से, ये यदि सर्कल है, ठीक है, ये अपना सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से आप इसके सर्कम, ये अपना क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस है, ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से आप सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लें, ठीक है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, रेडियस कहलाएगा, और रेडियस को अपन स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलते हैं, अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स एंड इट्स ऑल एंगल मेजर आर 90 डिग्री। ठीक है, मींस स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर ऐसा पॉलीगन है जिसमें चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, और ये चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, स्क्वायर ए बी सी डी है,
यहाँ पे अभी देखिए ए बी जो है ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। ये चारों साइड्स क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है, इक्वल साइड्स एंड इट्स एंगल मेजर आर 90 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब देखिए ये चारों एंगल्स क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है, ये क्या है चारों 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है। तो स्क्वायर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी चार भुजाएं होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, और जो चारों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। समझ में आया आपको? ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, ठीक है, हमें दो पोस्टुलेट्स दिया हुआ है, पोस्टुलेट्स नंबर 1 एंड 2, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, there exists a third point C which is in between A and B। कहना क्या चाह रहा है, यदि हम दो पॉइंट ले लेते हैं A और B, ठीक है, there exists a third point C in between A and B। A और B के बीच में कोई पॉइंट लेने के लिए बोल रहा है, ये पॉइंट C, ठीक है, ये पॉइंट C हो गया, ओके। दूसरा क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक है, 3 पॉइंट की संभावना ऐसे है जैसे कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, एक तीसरा पॉइंट होगा सी जो कि ए और बी के बीच में नहीं होगा, ठीक है, ये कहीं दूरी पे है, ठीक है, पॉइंट सी, ठीक है। गिवन पहला स्टेटमेंट क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी है। दूसरा एक पॉइंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक है, ए और बी जैसे कि ये कोई लाइन है, ठीक है, तो एक तीसरा पॉइंट सी है जो कि इस लाइन के में लाइन के बीच में नहीं है, ये कहीं बाहर है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है, इन दो पोस्टुलेट्स में क्या हमें कोई अनडिफाइंड टर्म मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। पहला तो है एक पॉइंट, इन्होंने पॉइंट का डिफिनेशन नहीं दिया है। दूसरे वाले पोस्टुलेट्स में क्या है लाइन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, पहले में हम देखेंगे टर्म्स लाइक, पहला है पॉइंट, है ना, दूसरा टर्म है लाइन। ये दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए थे, डिफाइंड होने चाहिए थे, ठीक है। तो दो टर्म्स हमें मिल गए जो कि क्या है अनडिफाइंड है, ओके। फिर आगे क्या पूछता है क्वेश्चन में, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट में है, तो इसमें क्या होगा, यस दे आर कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट दो अलग अलग चीजों को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट वन कुछ और डिफाइन कर रहा है, स्टेटमेंट टू कुछ और डिफाइन कर रहा है। दूसरी चीज ये लाइन और पॉइंट से रिलेटेड है, इट मींस ये क्या है कंसिस्टेंट है, ठीक है, यस दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। फिर क्या पूछता है, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो करता है, जी नहीं, ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करता, वेयरएस ये यूक्लिड्स के एक्सियोम्स को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि हमने यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पढ़ा था ना कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट यदि है तो उन डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक सिंगल लाइन पास हो सकती है, ठीक है। तो वेर से एक्सियोम्स को फॉलो करता है यूक्लिड्स के, ना कि पोस्टुलेट्स को, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ अ पॉइंट सी, if a point C lies between two point A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB, explain by drawing the figure। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन अपन देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन अपन देखते हैं। क्या बोल रहा है, इफ अ पॉइंट C lies between two point A and B, हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये लाइन A एंड B हो गया, A और B के बीच में कोई पॉइंट C लाई कर रहा है, ठीक है, एंड हमें गिवन क्या है, गिवन AC इज इक्वल टू BC, ठीक है, मींस ये वाला जो पार्ट है AC
BC के इक्वल है, ठीक है, ये वाला पार्ट के अपना क्या है, इक्वल है। ओके, हमें प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू 1 अपॉन हाफ ऑफ AB, ठीक है। देखिए, हमने यूक्लिड्स के एक्सियोम्स में पढ़ा था कि यदि कोई दो इक्वल टर्म है, ठीक है, दो इक्वल टर्म है, उसमें हम इक्वल ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, AC में ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड में AC अपन ऐड कर देते हैं एंड राइट हैंड साइड में भी हम AC ऐड कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2AC, ठीक है। आप देखिए BC प्लस AC मीन्स ये वाला पार्ट BC प्लस AC, ये टोटल क्या होगा, AB होगा, है ना। यहाँ पे देखिए AB क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, है ना। AC और प्लस BC हम ये दोनों पार्ट को ऐड करते हैं, टोटल क्या मिलेगा अपन को, AB मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है। दिस इज प्रूव्ड। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपन क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैड वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। चलिए इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 4 का जो पॉइंट लाइन सेगमेंट था उसको हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लाइन सेगमेंट लिया था A B एंड यहाँ पे अपना एक पॉइंट था C, जिसको हम क्या बोला था, मिड पॉइंट बोला था। यदि इस लाइन सेगमेंट ए बी का पॉइंट C मिड पॉइंट है तो एक स्टेटमेंट हमें क्या मिला था, क्वेश्चन 4 से हम देख लेते हैं, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, है ना। कब, यदि C क्या हो, लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट हो, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैड वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हम क्या कंसीडर करते हैं, इस लाइन सेगमेंट ए बी के दो मिड पॉइंट है, एक है सी और दूसरा हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं डी, ठीक है। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और हम इस एजम्पशन के थ्रू प्रूफ करेंगे कि लाइन ए बी के केवल एक ही मिड पॉइंट होते हैं, ठीक है। ओके, इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन हमें क्या मिलेगा, AC इज इक्वल टू 1/2 AB, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्वेश्चन 4 से हमने देखा था ना, ठीक है। वैसे ही हम हमारा जो हमने जो एज्यूम किया है कि D भी अपना क्या है, मिड पॉइंट है, तो लिख सकते हैं इफ D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देन हम क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू 1/2, है ना, AB। ये हो जाएगा क्वेश्चन 2, ठीक है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करें, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AC इज इक्वल टू AD, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है, AC इज इक्वल टू AD, ठीक है। मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AC माइनस AD इज इक्वल टू 0, एक स्टेटमेंट हमें मिल रहा है AC माइनस AD इज इक्वल टू 0, ठीक है। मीन्स ये वाली लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ से यदि माइनस करें तो हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने पॉइंट डी लिया था वो पॉइंट डी कहीं अलग से ना होकर के कहाँ पर है, ये पॉइंट सी के ऊपर है। मीन्स जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, रॉन्ग था, ठीक है। हमने जो अलग से पॉइंट लिया था डी, वो पॉइंट डी कहीं अलग ना होकर के पॉइंट सी के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहा है। मीन्स सी एंड डी आर सेम पॉइंट, है ना। इट मीन्स
It means a line segment has one and only one मिड पॉइंट। समझ में आया आपको? हमने क्या एज्यूम किया था? हमने एज्यूम किया था कि लाइन सेगमेंट ए बी के दो अलग अलग मिड पॉइंट है, एक पॉइंट है सी और दूसरा पॉइंट है सी। लेकिन जब हमने दो अलग अलग मिड पॉइंट कंसीडर किया हमने, तो हमें लास्टली हमें ये पता चलता है कि जो हमने पॉइंट कंसीडर किया था वो वास्तव में अलग ना होकर के क्या है, पॉइंट सी ही है, या आप यूं कहें कि पॉइंट सी के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहा है। इट मींस पॉइंट सी और डी अलग ना होकर के क्या है, एक ही पॉइंट है। इससे ये प्रूफ होता है कि कोई लाइन सेगमेंट यदि है उसका क्या होगा, केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इफ फिगर इन फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD, आप देखिए AC इज इक्वल टू BD, हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो लेंथ AC है, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ है, AC लेंथ है, वो क्या है? AC जो लेंथ है वो BD लेंथ के बराबर है, मींस यहां से यहां तक ये बराबर है। हमें क्या प्रूफ करना है? जो लेंथ AB है यहां से यहां तक की लेंथ है ना, वो क्या है? CD के बराबर है, मींस यहां से यहां तक के बराबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया गया है? गिवन AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, अपन क्या करें इस AC में, जैसे कि यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स है ना, उसमें एक सॉरी जो एक्सियोम्स है उसमें हमने एक एक्सियोम ये भी पढ़ा था कि यदि सेम थिंग में हम कोई इक्वल थिंग सब्सट्रैक्ट करें तो रिजल्ट भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। ठीक है, मींस यदि मैं AC में BC माइनस करूं एंड BD में भी BC माइनस करूं तो ये क्या होगा, इक्वल ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आप देखिए AC माइनस BC, ठीक है, AC माइनस BC, ये क्या हो जाएगा? AB मिल जाएगा। अब देखिए ना, लेंथ AC है, इसमें मैं BC माइनस कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, लेंथ AB ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर BD जो लेंथ है उसमें मैं BC माइनस कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, CD लेंथ मिलेगा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूक्लिड का जो एक्सियोम्स था, ठीक है, सेकंड एक्सियोम्स है, ये उपयोग मिला करके हमने ये प्रूफ कर दिया। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered as a universal truth? ठीक है, ओके, सबसे पहले तो मैं एक्सियोम 5 लिख दूं। एक्सियोम 5 क्या बोलता है? एक्सियोम फिफ्थ ऑफ यूक्लिड, ठीक है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है द होल ऑफ अ पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ये अपना क्या है, यूक्लिड का फिफ्थ एक्सियोम्स है। ठीक है, द होल ऑफ अ पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ये अपना क्या बोलता है, फिफ्थ एक्सियोम्स कहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाई द एक्सियोम फिफ्थ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि जितने एक्सियोम्स होते हैं या पोस्टुलेट्स होते हैं, है ना, जितने भी एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ ही होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ओके, तो एक्सियोम फिफ्थ क्या है? द होल ऑफ अ पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे कि मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लूं यहाँ पे ए और बी, इस लाइन सेगमेंट का मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूं, सपोज करो ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं ले लूं, इतना पार्ट। ठीक है, ये सपोज CD है, तो जो CD पार्ट होगा
वो छोटा होगा ए बी से, ठीक है। मीन्स ए बी यदि होल है तो सी डी उसका पार्ट है, तो पार्ट क्या है, होल से छोटा है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि होल ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। वैसे ही यदि मैं सपोज करो ये क्या है, सर्कल, एक केक है सपोज करो, दिस इज केक, ठीक है। यदि ये केक है तो इस केक का यदि मैं कुछ ऐसा टुकड़ा ले लूं, सपोज करो इतना टुकड़ा, है ना, जस्ट कलर चेंज कर देते हैं समझने के लिए। तो ये जो केक का ये पार्ट होगा वो इस कंप्लीट होल से क्या होगा, छोटा ही तो होगा। मीन्स ये, या फिर यूं कहें कि ये जो कंप्लीट पार्ट है, होल पार्ट है, होल है, वो इस पार्ट से क्या है, बड़ा है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसीलिए अपन अपन कहते हैं कि जो फिफ्थ एक्सियोम्स है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इफ यू थिंक दैट द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।